Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video I will explain you the chapter 5 of class 9th English book Beehive, and the title of the chapter is The Snake and the Mirror. So before explanation, let's know something about the writer of this story. This story was written by Waikum Muhammad Bashir, who was born in 21st January 1908 and died on 5th July 1994. Waikum Bashir, popularly known as Baipur Sultan, who was an Indian writer of Malayalam literature, and he was a humanist and an independence activist. He was a novelist and short story writer, noted for his path-breaking down-to-earth style of writing. He was quite popular among critics and among the common people. So this is all about the writer of the story. So let's start the chapter. इसमें क्या होता है, एक रूम होता है जिसमें कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं और वो कुछ आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ किसी न किसी टॉपिक पे कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं. उन्हीं में से एक जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अपने बाकी जो कलीग्स हैं उनको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपका कभी किसी मोटे नाग से पाला पड़ा हो, या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई मोटे नाग ने आपके पूरे शरीर को लपेट लिया हो. तो बाकी जो कलीग्स होते हैं वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट द कॉमन थिंग, इट इज़ वेरी रेयर. और इन लोगों को कभी ऐसी किसी सिचुएशन के साथ गो थ्रू नहीं हुए थे, तो दे ऑल गेट शॉक्ड. और बहुत शॉकिंग वे में वो डॉक्टर की तरफ जिसने ये क्वेश्चन उनसे पुटअप किया था उसको देख रहे होते हैं. तो वो डॉक्टर उनको बोलता है कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ था. सबको बहुत अजीब सा लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया इनके साथ. तो वो सब लोग उनकी स्टोरी को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं. तो वो उनसे बोलते हैं कि चलिए बताइए क्या हुआ था आपके साथ. तो वो डॉक्टर अपनी स्टोरी प्रोसीड करते हैं और क्या बताते हैं कि एक बार क्या होता है, जब मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रहा था और उस टाइम पे कितने बज रहे थे, रात के 10 बज रहे थे. तो रास्ते में आते हुए उन्होंने अपना डिनर वगैरह लिया, बिकॉज ऑन दैट टाइम ही वॉज ए बैचलर. तो घर में खाना वाना का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो घर से जब ड्यूटी से घर जाते थे तो वो अपना खाना वाना खा के जाते थे. तो वो बताते कि जब मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मैं अपने रूम की तरफ बढ़ा. रूम पे गया तो रूम का लॉक खोला तो उनको एक अजीब सी फेमिलियर सी वॉइस आई. क्या था वो, जो उस टाइम पे उनकी जो लाइफ थी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी, उनके पास बहुत पैसा नहीं था. उन्होंने अपना प्रैक्टिस बस स्टार्ट ही किया था, बिगनर ही थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था कि वो किसी अच्छी सोसाइटी में या किसी पॉश एरिया में मकान अफोर्ड कर सके. तो इसीलिए उन्होंने एक पुराने से मकान में छोटा सा कमरा ले रखा था. और वो कमरा उनका जो था वो उसमें क्या भरे हुए थे, चूहे. यानी एक तरीके से वो अपना रूम किसके साथ शेयर कर रहे थे, उन्हीं चूहों के साथ. तो चूहों की जो उठापटक होती है, आवाज़ें होती है, उससे वो क्वाइट फेमिलियर थे, वो उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे. तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मुझे वही आवाज़ें आई जो मेरे घर में से अधिकतर आती थी चूहों की. तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला और अपने घर के अंदर एंटर किया. एंटर करने के बाद अच्छा, उनका जो रूम था उसमें बिजली भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी. तो वो क्या करते थे, एक छोटा सा लालटेन रखते थे जिसमें वो केरोसिन ऑयल डालते थे और उसको फिर उसी की मदद से जलाते थे, जिससे उनके कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती थी. तो उन्होंने बोला कि मैं कमरे में गया, मैंने अपना लैंटेन जो था उसको ऑन किया, जलाया. उसके बाद मैंने अपने ड्रेस, क्योंकि भाई देखिए दिन भर गर्मी का समय था, दिन भर वही कपड़े पहने इंसान पूरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं पसीने से. तो उन्होंने अपने कपड़े सारे चेंज किए और उनके जो छोटे छोटे हुक्स थे उसके ऊपर टांग दिया. ज़्यादा कपड़े उनके पास थे भी नहीं और उस टाइम पे उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, मात्र 60 रुपये थे. और कपड़े कैसे थे, 2-3 शर्टें थी, एक दो धोतीस थी और एक कोट था जिसको वो मोस्टली पहने रहते थे. तो उन्होंने अपनी धोती और कुर्ता उतार के टांगा, कोट टांगा, और अपना जो उनका बनियान था उसको भी उठा के टांगा. कारण कि देखिए बनियान तो और ज़्यादा गंदा हो गया था पसीने से बिल्कुल, तो उन्होंने उसको भी टांग दिया. उसके बाद जब उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुए. रिलैक्स होने के बाद देखिए कमरे में तो लाइट था नहीं, इसीलिए थोड़ा हवा खाने के लिए वो कहाँ आ गए, अपने बालकनी में आ गए. बालकनी में भी उस दिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी. तो डॉक्टर क्या सोचते हैं कि आज शायद जो देवता हैं, किसके, वायु के देवता हैं,
विंड गॉड है वो नाराज़ हो गए, इसलिए शायद वो बिल्कुल भी हवा नहीं चला रहे। अब जब हवा बालकनी में थी नहीं तो थोड़ी देर डॉक्टर खड़े होते हैं और उसके बाद वो थक जाते हैं तो वापस वो अपने रूम के अंदर आके बैठ जाते हैं। और अभी भी वही छोटी मोटी जो आवाज़ें थी वो चूहों की हरकतों की वो उनके कमरे से आ रही थी। अब आते हैं और वो अपनी एक टेबल एक होती है, उन्होंने कॉर्नर में टेबल रख रखा होता है, उस टेबल के ऊपर उन्होंने अपनी लैंटेन रखी होती है, वहीं पे चेयर लगा के उनके पास एक बुक होती है, उस बुक को निकालते हैं और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और उस बुक का टाइटल क्या होता है, मैटेरिया मेडिका। जो उनकी बुक होती है जिसको वो पढ़ रहे होते हैं उसका नाम क्या होता है, मैटेरिया मेडिका। वो अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं तभी उनकी नज़र किसकी तरफ जाती है, उस टेबल से लगे एक बड़े आईने की तरफ जिसके पास में छोटा कंघा भी रखा होता है। तो देखिए ये हम ह्यूमन्स का नेचर ही है कि अगर हमें कहीं भी चाहे छोटा बड़ा कैसा भी शीशा दिख जाता है तो एक बार हम उस शीशे में झांक के अपने आप को ज़रूर देखते हैं। बाल वाल ठीक कर लिए या अपने फेस पे कुछ है तो देख लेते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, ये हमारा नेचर ही है। जब भी कोई शीशा दिखता है हम ऐसा ही करते हैं। तो डॉक्टर ने भी वही किया। जब बुक पढ़ते पढ़ते उनकी शीशे पे नज़र गई तो उन्होंने अपने आप को अच्छे से देखा। फिर जब वो अपने आप को देख रहे थे तभी उनका ध्यान अपने चेहरे पे गया जिसमें उनको काफ़ी सारी दाढ़ी सी हो रही थी। तो उनको लगा कि देखिए मैं एक ऐसे वैसे भी मैं बहुत डिग्निफाइड जॉब पर्सन हूँ। क्योंकि भाई डॉक्टर की जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब होती है और वो स्मार्ट भी थे। तो उनको लगा कि शायद मैं दाढ़ी अपने चेहरे पे जो मेरे उग आई है, अगर मैं इसको अपने चेहरे से हटा दूंगा, मैं क्लीन शेव हो जाऊंगा तो मैं ज़्यादा हैंडसम लगूंगा, मेरी पर्सनैलिटी या मेरी हैंडसमनेस जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब कल से वो डेली शेव किया करेंगे। फिर वो अपने चेहरे को इधर उधर देख रहे होते हैं। अब उनका दिमाग किससे हट गया है, जो बुक हो जिसको वो पढ़ने के लिए बैठे थे उससे दिमाग हट गया। अब उनका दिमाग कहाँ लग गया, आईने पे। फिर वो और अपने आप को करीब से देखने की कोशिश करते हैं आईने में, तो उनको लगता है कि जब वो स्माइल करते हैं तो वो ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। तो उन्होंने उस दिन डिसीजन लिया कि अब मैं हमेशा अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखूँगा ताकि मेरी पर्सनालिटी और अच्छी लगे और मैं जो लोगों की भीड़ है उनमें से अलग लगूँ। फिर और उन्होंने एक डिसीजन उस दिन और लिया कि वो हमेशा अपने चेहरे पर अब आगे से उस दिन के बाद से वो अपने चेहरे पर एक पतली सी मूछें रखेंगे, क्योंकि मूछों के कारण शायद उनकी पर्सनालिटी और अच्छी लगेगी और वो और ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। इतना हो गया, इतना करते करते उनके दिमाग का थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में चला गया। उनका दिमाग कहाँ चला गया, क्योंकि उस टाइम पे वो बैचलर थे। तो वो कहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वो अपनी उनका जो बेटर हाफ होंगी, उनकी जब शादी होगी, जो भी उनकी वाइफ होंगी, तो वो चाहते हैं कि उनमें कुछ क्वालिटीज़ हो। और वो क्वालिटीज़ क्या हो, सबसे पहली बात तो वो रिच होनी चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर हैं वो उतने अमीर होते नहीं हैं, तो उनको क्या था कि उनकी वाइफ के पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, उनकी वाइफ एक मेडिकल जॉब से होनी चाहिए, मतलब मेडिकल डॉक्टर होनी चाहिए। और तीसरा उनका एक कंडीशन था कि उनकी जो वाइफ हो वो कैसी हो, थोड़ी मोटी हो, पतली ना हो। कि देखिए मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि मेरी वाइफ दुबली पतली हो, लेकिन इनका क्या सोचना क्या था कि मेरी वाइफ दुबली पतली ना हो, मेरी वाइफ कैसी हो, मोटी हो। और उसके पीछे उनके पास एक सॉलिड रीज़न था। वो रीज़न क्या था कि उनका कहना था जब शादी हो जाएगी, अगर मान लें कभी कोई उनसे गलती हो जाए तो वो उस सिचुएशन से भागें तो उनकी वाइफ उनको पकड़ ना पाए। क्योंकि देखिए दुबली पतली होगी तो वो फटाफट भाग के पकड़ लेगी, तो और मोटी होगी तो वो उतना फास्ट स्पीड से भाग नहीं पाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर का कहना क्या था कि जब मेरी शादी हो तो मेरी वाइफ कैसी हो, दुबली पतली ना हो कि कैसी हो, मोटी हो। अभी यही सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं कि तभी उनको पीछे से कैसी थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आती है कि कोई चीज़ गिरी धड़ाम। जब वो उनको लगता है, पहले तो वो सोचते हैं कि शायद चूहों की कुछ हरकतें होंगी, कुछ गिरा दिया होगा, लेकिन फिर उनको उसमें से कुछ अलग सी आवाज़ भी आती है और वो आवाज़ बिल्कुल भी चूहों की जैसी नहीं लग रही होती है। तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं और वो जो उनके हाथ में लैंटेन होती है उसको वो पीछे करके देखते हैं। तो पहले उनको दिखता नहीं, कुछ ब्लैक ब्लैक से दिखता है, लेकिन जब वो और लालटेन उसके पास में करते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्यों हालत ख़राब हो जाती है? क्योंकि उनके सामने क्या पड़ा हुआ था, एक मोटा काला नाग, जिसको देख के डॉक्टर बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, एकदम पत्थर हो जाते हैं। बिल्कुल उनके बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है, उनका ऐसा लगता है कि पूरा शरीर का खून ही गायब हो गया। अब उनके अंदर बिल्कुल हड्डी हो गई, बिल्कुल ढांचे टाइप के वो खड़े रह जाते हैं, कोई मोशन उनकी बॉडी में नहीं होता और पूरा इतना पैनिक हो जाते हैं कि उनका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, बट वो कोई मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट कहाँ होता है? सांप में। वो सांप क्या होता है, धीरे धीरे जिस चेयर पे वो होते हैं उस चेयर से होते हुए डॉक्टर के शरीर पे आता है और फिर एक उनके लेफ्ट कंधे पे बैठ जाता है।
अभी भी डॉक्टर की बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसके पीछे रीज़न था, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे से ये जानते थे कि अगर उन्होंने बिल्कुल भी मूवमेंट किया तो सांप उनको काट लेगा। तो वो इसीलिए अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं लाते, बस वो मन ही मन उनका रोना छूट जाता है कि अब मैं क्या करूँ। उनको कुछ समझ में नहीं, इतना घबरा जाते हैं वो। भाई देखिए, कोई भी घबरा जाएगा, अगर इतना मोटा काला नाग किसी के शरीर पर चढ़ जाएगा तो सामने वाले की हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। तो अभी वही सोच ही रहे होते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं कि अरे यार, अगर मान लिया कैसे भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को इस सांप ने काट लिया, तो क्या मेरे पास कोई दवाई है। बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर उनको अंदाज़ा लगता है कि नहीं, उनके पास कोई भी दवाई नहीं है। इस सिचुएशन से उनके इतनी बुरी कंडीशन में भी उनको अपने ऊपर हंसी आने लगती है कि मैं कैसा डॉक्टर हूँ कि मैं दूसरों को दवाई देता हूँ बचने के लिए, किसी भी बीमारी से या कोई भी ऐसी घटना से बचाता हूँ, लेकिन आज मेरी ऐसी है कि मेरे पास एक टैबलेट नहीं है कि मैं अपने आप को, अगर सांप मुझे काट लेता है तो मैं अपने आप को बचा सकूँ। मेरे पास कोई दवाई नहीं है। इस कंडीशन पे उनको अपने ऊपर हंसी आने लगती है। अब उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उनके पास ऑप्शन क्या रहते हैं, भगवान। जैसे अपन करते हैं, जब अपन को कुछ समझ में नहीं आता अपन क्या करते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमें बचा लो या हमारी हेल्प करो। तो अब यही चीज़ कौन कर रहा होता है, वो डॉक्टर कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर भगवान का नाम जपने लग जाते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मुझे इस मोटे नाग से बचा लो। और उस दिन उनका दिन लकी होता है और भगवान शायद उनकी प्रार्थना सुन भी लेते हैं। कैसे, धीरे धीरे वो जो सांप होता है वो डॉक्टर के शरीर, जो उनके लेफ़्ट आर्म को उसने टाई कर रखा होता है, जिसके कारण उनका जो लेफ़्ट आर्म होता है वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा होता है, क्योंकि उसमें खून प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण उनके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जैसे जैसे वो सांप अपनी पकड़ को ढीली करता है, वैसे वैसे उनका जो हाथ होता है वो नॉर्मल होने लगता है। अब वो सांप धीरे धीरे उनके हाथ पर से किस पे चला जाता है, वो जो सामने टेबल होती है जिसके सामने मिरर लगा होता है, वो उसी टेबल पे जाके सांप बैठ जाता है। और वो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर जैसे ही उनके हाथ से सांप हटता है, डॉक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जो सांप है वो धीरे धीरे अपने आप, जैसे सांप बैठते हैं ना अपनी नॉर्मल कैसे बैठते हैं फन निकाल के, वो सांप बिल्कुल फन निकाल के शीशे के सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने फन को हिला हिला के देख रहा होता है। तो डॉक्टर उसको कैसे कहते हैं, इमेजिन करते हैं कि शायद वो जो सांप है वो ये देख रहा होगा कि कहीं मेरा मेकअप तो नहीं ख़राब हो गया, मुझे मस्कारा की तो और ज़रूरत नहीं हो गई। ऐसा वो कर नहीं रहा होगा, लेकिन डॉक्टर उस चीज़ को ऐसे इमेजिन करके आपको बता रहे। तो वो बताते हैं कि मैं जैसे ही सांप मेरे बॉडी से दूर हटा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और सीधे वहाँ से फटाफट उस कमरे से बाहर की तरफ भागा। अब वो यहाँ पे अपनी स्टोरी रोक देते हैं, लेकिन जो कलीग्स होते हैं उनके अंदर तो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आगे हुआ क्या। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप एक बात बताओ, जब आप कमरे से भागे तो वो सांप आपके पीछे नहीं भागा। तो डॉक्टर कहता है देखो भाई, मैंने देखा नहीं कि सांप मेरे पीछे भागा कि नहीं भागा, क्योंकि मैं तो अपनी जान छुड़ा के भागा और सीधे मैंने कहाँ पे सांस ली, अपने जो मेरा दोस्त था उसके घर पे पहुँचा और सीधे उसके घर पे जाके ही मैंने सांस ली, नहीं तो मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि सांप मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि मैंने रात भर उसके घर में रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे जब 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग के, तो मैं अपने दोस्त को और अपने कुछ 2-3 लोगों को लेके घर पे गया ताकि देखूं घर में कंडीशन क्या है, सांप वहाँ पे अभी है कि नहीं है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए मैं अकेले न जाके अपने साथ 2-3 लोगों को लेके गया। पर वहाँ पर तो कुछ और ही था। क्या था, डॉक्टर कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ना सांप था और ना ही मेरा कोई सामान था। हुआ क्या, जब रात में जब डॉक्टर भागे थे तो भाई देखिए डॉक्टर की गलती नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो डर गया था। अब उतना बड़ा सांप देख के किसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी, ताला लगाना और ये सब देखना तो किसी के बस में था नहीं। तो डॉक्टर वैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के भाग गए थे, जिसके कारण रात में उनके घर में हो गई चोरी। उनका पूरा सामान चला गया, बस एक सामान छोड़ के बाकी उनका पूरा सामान वहाँ कमरे से गायब था। और वो सामान क्या था, जो रात में आके हॉस्पिटल से उन्होंने अपना जो बनियान था गंदा, वो जो हुक में टांगा था, सिर्फ वो बनियान उस कमरे में था, बाकी उनका कोई भी सामान उस कमरे में नहीं था। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि कितना बुद्धू चोर था, उसमें बिल्कुल अकल नहीं थी। वो चाहता तो ये बनियान लेके जा सकता था, कुछ नहीं 1-2 बार अच्छे से धोता साबुन पानी से तो साफ़ हो जाती और वो उसको आराम से यूज़ कर सकता था। अभी वो ये बता रहे थे, अभी उनका कलीग कहते अच्छा बताइए, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी शादी जो हुई वो आपकी वाइफ कैसी है, फैटी हैं
तो डॉक्टर कहता है नहीं, वो फैटी नहीं है, पैसे वाली। तो देखो, एक कंडीशन तो उनकी फुलफ़िल हो गई थी कि वो पैसे वाली लड़की से उनकी शादी हो गई थी, लेकिन जिससे शादी हुई थी वो लड़की कैसी थी? फैटी ना हो के बिल्कुल दुबली पतली लड़की थी, और उसमें क्वालिटी क्या थी? बहुत फास्ट रनर थी। जो डॉक्टर सोच रहे थे ना कि मैं गलती करके भाग जाऊंगा, मेरी बीवी मुझे पकड़ नहीं पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो बहुत दुबली पतली थी और बहुत तेज़ भागती थी। अब डॉक्टर से फिर उनका जो कलीग है वो कहता है, अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपके साथ ये सब हुआ, लेकिन क्या आपको दोबारा कभी वो सांप दिखा? तो डॉक्टर कहते हैं, देखो भाई, ये जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ, इसके बाद मैं कभी किसी सांप से मेरा पाला नहीं पड़ा, और ख़ास तौर से ऐसे तो किसी सांप से नहीं पाला पड़ा जो अपनी ब्यूटी में, अपनी सुंदरता में ही खो गया हो, या अपनी ब्यूटी में ही भाव विभोर हो गया हो, उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि जब सांप ने उनके हाथ को छोड़ा था तो वो जो शीशे के सामने खड़े होकर हिल हिल के अपने आप को देख रहा था, तो इसी कारण वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई मेरा ऐसा किसी सांप से पाला नहीं पड़ा लाइफ में जो अपनी ब्यूटी में ही इतना ज़्यादा खो गया हो, इतना मंत्रमुग्ध हो गया हो अपनी सुंदरता में कि उसको आगे पीछे का कोई होश ना हो। तो ऐसा कोई सांप मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं मिला। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड्स द स्टोरी एंड ऑल्सो एंड्स आवर वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।